नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में शराबबंदी कानून सवालों के घेरे में है। कानून लागू होने के 5 साल होने को हैं, लेकिन आज भी राज्य के कोने कोने से शराब की खेप बरामद हुई। बंगाल और झारखंड सीमा से सटे कटिहार जिले में शराब तस्करी उत्पाद विभाग के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हर दिन तस्करी के कई नायाब तरीके का भंडाफोड़ हो रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना चेक पोस्ट है, ना किसी प्रकार का कोई जांच वगैरह है। और एक समस्या ये है कि बंगाल जो करंदगी है, यहाँ से दारू की गाड़ी 2 बजे रात 3 बजे रात दिल्ली जाती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई जांच वाँच नहीं है। खुलेआम धल्ले से चल रहा है। कटिहार उत्पाद विभाग पिछले कई दिन से शराब तस्करी के नायाब तरीकों का भंडाफोड़ कर रहा है। जिला पुलिस की एंटी लीकर दस्ता और जिला पुलिस लगातार शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए सक्रियता दिखाने में जुटी है, लेकिन बंगाल और झारखंड सीमा से सटे होने के कारण शराब तस्करी पर पूर्ण रोक लगा पाना बड़ी चुनौती है। बिहार की आम जनता जब तक इस पर नहीं जगेगी, जब तक आम जनता ये नहीं सोचेगी कि हमें शराब नहीं पीना है, तब तक इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। शराब के कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयासरत है। पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ अपने कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन जिस तरह शराब तस्कर पुलिस प्रशासन को रोज नई चुनौती दे रहे हैं, उससे पुलिस की सख्ती पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालात पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। तो पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार की तस्वीर आपने देखी। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो गोपालगंज में शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इसी 24 घंटे में मुजफ्फरपुर में महिला सरपंच को गिरफ्तार किया गया। लखीसराय की बात कर लें तो 40 लाख की शराब जब्त की जाती है। पटना में 300 बोतल शराब गाड़ी से बरामद की गई। और ये वो तस्वीर है जो सवाल खड़े करती है पूर्ण शराबबंदी को लेकर, जिसके दावे किए जा रहे हैं, जिस पर चौकसी बरती जा रही है। गोपालगंज में खेत से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। डीएम और एसपी माझागढ़ के विशंभरपुर गांव पहुंचे। खबर यह मिली कि गांव में कई जगहों पर देसी शराब बनाई जा रही है, जिसकी तस्वीरें पहले जरा देखिए। किसके यहाँ? ले जा साले। तो जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली शराब बनाने की, सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई। घर के पास ही गेहूं के खेत से शराब को बरामद किया जाता है। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा ड्रमों में शराब बनाई जा रही थी, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कई लाइन होटलों में भी छापेमारी की गई और एक होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया। हम लोग देसी दारू भी चला रहे हैं, तो हम लोग प्राय रेड करते हैं। एसपी साहब हम लोग खुद भी जाके करते हैं। उसी क्रम आज विशनपुरा में गए हुए थे, तो वहाँ पर भी 3-4 जो बनाने के लिए दारू इस्तेमाल किया जाता है, छोटा टाइप वो सब मिला, डिस्ट्रॉय भी किया गया। और हाईवे पर जितने भी ढाबा है, हम लोग उसका भी रेगुलर जांच करते हैं। तो दरअसल बिहार की महिलाओं ने शराबबंदी की मांग की थी। महिलाओं का कहना था कि शराब से घर बर्बाद हो रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बिहार के वोटरों से बिहार में शराबबंदी का वादा किया। सत्ता में आते ही नीतीश कुमार ने 2016 में पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर दी। शराबबंदी से सरकार को राजस्व के तौर पर तकरीबन 5000 करोड़ का नुकसान हुआ। 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने भी शराब पर रोक लगाई थी, लेकिन महज 1.5 साल के अंदर ही अपने फैसले को उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन नीतीश कुमार लाख विरोध के बावजूद शराबबंदी के फैसले से टस से मस नहीं हुए। बिहार में शराबबंदी के 5 साल पूरे होने को हैं, लेकिन शराबबंदी का नीतीश का सपना पूरा नहीं हुआ। हर रोज शराब तस्करी के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। नई सरकार में कुर्सी संभालते ही सीएम नीतीश ने एक बार फिर
शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। पुलिसकर्मियों से शराब नहीं पीने और शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की शपथ दिलाई गई, लेकिन नतीजे जो हैं वो ढाक के तीन पाथी साबित हो रहे हैं। तो महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की गई, लेकिन मुजफ्फरपुर में महिला सरपंच और उसके पति पर ही शराब तस्करी का आरोप लगा है। पुलिस ने इनके पास से 80 कार्टन शराब के साथ 7,19,000 रुपए बरामद किए। बरकागांव के उत्तरी पंचायत की महिला सरपंच और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरैया में पुलिस को सूचना मिली थी करजा थाना क्षेत्र में कि शराब की बड़ी खेप आने वाली है, जिसमें पुलिस की टीम ने रेड किया। रेड के दौरान एक महिला सरपंच और उनके पति, जो कि पिछले 1 दर्जन केसेस में भी फरार हैं, इन दोनों को, इसमें से सरपंच को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 7.5 लाख रुपए और 80 कार्टन शराब बरामद हुआ है। इसमें इस प्रकार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। कहीं केले में शराब, तो कहीं तेल के गैलन में शराब। कहीं बदन में लिपटी शराब, तो कहीं नदी पोखर में शराब। शराबबंदी वाले बिहार में घर घर शराब। आखिर क्यों नहीं उतर रहा है शराब का नशा? तो शराब तस्कर चाहे जितने भी तरकीब लगा लें, पुलिस के आगे उनका प्लान फेल हो रहा है। नए साल से पहले नशे के सौदागरों का प्रशासन लगातार प्लान फेल कर रहा है। और देखिए, अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दवा व्यवसायी की हत्या कर दी गई। खाकी का काम होता है अपराधियों को खौफ में रखकर लोगों को बेखौफ करना, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर इसी पर सवाल उठते हैं। मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखिए, जहां पर एक बार फिर से अपराधियों ने अपनी धमक दिखाई और किसान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं मधेपुरा से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। अंधेरे में अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, सुबह होते फरार हो जाते हैं और पुलिस एक बार फिर से उनके पीछे भागती और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, उनको इन तस्वीरों को देखकर, इन घटनाओं के आंकड़ों को देखकर सहज रूप से समझा जा सकता है। सोमवार को महज 2 घंटे के अंदर 4 कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया गया और पुलिस को खुली चुनौती इन बदमाशों ने दी। तो बेखौफ बदमाशों की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर सीतामढ़ी के मेहसौल से आई। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। यह सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और यह तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं। अपराधी बड़े आराम से पहुंचते हैं हथियार के साथ कंपनी के कार्यालय के अंदर। वहां रखे हुए 4175 रुपए लेकर ये अपराधी फरार हो गए। गनीमत ये रही कि कुछ देर पहले ही बड़ी रकम को बैंक में जमा कर दिया गया था। मेहसौल में अपराध और अपराध की बढ़ती घटनाएं पुलिस प्रशासन की चुस्ती पर, सख्ती पर सवाल उठाती हैं। और सहयोगी राकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है इस घटना के बाद? हालांकि कैमरे में तो तस्वीर कैद हुई है, लेकिन ये अपराधी कैद में कब होंगे? जी विभा, मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस मामले में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और सबसे आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट उसका चेहरा आ रहा है। 3 की संख्या में अपराधी आते हैं और दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम देते हैं और सबसे पॉश इलाका माना जाता है शहर का ये साहू चौक है। और लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद पिस्टल लहराते आसानी से
जो अपराध कर्मी है निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस सबको सुराग तक नहीं मिल पाती है। तकरीबन घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो पीड़ित बेल स्टाइल माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो कर्मी है उनके द्वारा जानकारी दी जाती है, तो वहां पर पुलिस पहुंचती है। और सबसे नाइट गार्ड की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी क्या? नाइट गार्ड की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। सबसे संजोग की बात यह रहा कि घटना के कुछ देर पहले ही जितने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो नकदी पैसे थे उसको बैंक में जमा करा दिया गया था, इसलिए अपराधियों के हाथ में ज्यादा पैसे नहीं मिल सके। लेकिन यह गंभीर मामला है कि जो पड़ोस इलाका है शहर का, वहां पर अपराधी आते हैं, पिस्टल लहराते हैं और पैसे लूट कर चले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में बताता उनका चेहरा आता है। पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठता है कि आखिर क्या पेट्रोलिंग जो होने के दावे किए जा रहे हैं, रात में चौकसी की बात कही जा रही है, वो सचमुच धरातल पर है या सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आती है? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सहरसा की बात करें तो अपराधियों ने 12वीं के छात्र को गोली मार दी। छात्र दीपक कुमार को अपराधियों ने उस वक्त गोली मारी जब वो कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहा था। घायल दीपक कुमार फिलहाल निजी नर्सिंग होम में इलाजरत है। अपराधियों ने दीपक कुमार को सदर थाना क्षेत्र के पास गोली मारी, जबकि दीपक के भाई ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुटी है। हम दोनों खड़े थे, गोपाल के घर की तरफ देख रहा था मैं भाई, ठीक है। वो सीधा आया, बोलता है कि आँख क्या मिला रहा, मैं भाई को थाप मार दिया। हम बस उसको ऐसे करके धक्का दिए थोड़ा सा, वो गोली निकाल के पहले मेरे 2 फायरिंग किया, हम भाग गए वहाँ। मेरा भाई लगता है वहीं रुक गया सीधे उसको गोली में। कौन था वो? हम नहीं पहचाना। वहीं बात में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल की, तो बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 7वां दिन है। सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी से लेकर के इमरजेंसी सेवा तक नहीं होने की वजह से मरीज परेशान हैं। आलम यह है कि सीनियर डॉक्टर भी इसे लेकर लापरवाह बने हुए हैं और टाइम पर ड्यूटी पर ये सीनियर डॉक्टर भी नहीं पहुंचते। न्यूज 18 की टीम ओपीडी के वक्त 9:15 बजे जब जनरल सर्जरी वार्ड में पहुंची तो डॉक्टरों का चैम्बर खाली था और बड़ी संख्या में मरीज डॉक्टर के इंतजार में बैठे हुए थे। पीएमसीएच के जनरल सर्जरी वार्ड का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है और हम सीधे पहुंचे हैं सूबे के सबसे बड़े अस्पताल के जनरल सर्जरी वार्ड में। ओपीडी का टाइम है, जरा देखिए आपकी 9:16 हो रहा है घड़ी में और हम जानेंगे कि आखिर सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं कि नहीं। चलिए सबसे पहले देखिए एक बोर्ड यहाँ पर लगी हुई है, डॉक्टर अजय कुमार, सह प्राध्यापक प्लास्टिक सर्जरी विभाग। देखिए यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ के स्टाफ से भी कि डॉक्टर है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पर चैम्बर खाली है, यानी 9 बजे डॉक्टर साहब को चैम्बर में आ जाना है। चूंकि पेशेंट तो बाहर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सभी कुर्सियां खाली है। मेन जो कुर्सियां हैं उस पर अभी फिलहाल कोई डॉक्टर नजर नहीं आ रहे हैं। जूनियर डॉक्टर तो हड़ताल पर हैं ही। देखिए बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखिए यहाँ भी मरीज हैं, यानी डॉक्टर साहब अब तक नहीं पहुंचे हैं। कोई स्टाफ अगर नजर आए तो उनसे भी हम पूछेंगे कि डॉक्टर साहब के आने का टाइम क्या है। ये तो एक वार्ड है। दूसरा देखिए यहाँ पर डॉक्टर अशोकानंद ठाकुर, ये भी सहायक प्राध्यापक हैं शिशु सर्जरी विभाग, यानी चाइल्ड के सर्जन है ये। और यहाँ पर भी हम प्रयास करते हैं कि दिखाने का। देखिए ये भी चैम्बर फिलहाल खाली है, यानी 9:15 बज रहा है। पीएमसीएच प्रशासन की माने तो पूरी व्यवस्था सामान्य है, कहीं से कोई स्थिति जो है बेकाबू नहीं हुई है, लेकिन सीनियर डॉक्टर कितने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं जरा आपको दिखा रहे। हड्डी रोग ओपीडी, ये भी देखिए यहाँ भी मरीज बड़ी संख्या में है। सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं और बाकी जो कर्मी हैं अस्पताल के वो इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आएंगे। नालंदा से आए, कब आए? कल आए हैं। इलाज हुआ? नहीं, अभी तो कागज जमा किए, इसको जूता के चलते आए हैं। अच्छा, जूता बनाने ला। डॉक्टर साहब से भेंट हुई? अभी नहीं हुआ। कहाँ से आई है? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। वहाँ इलाज नहीं करवाई मुजफ्फरपुर में? करवाए सर, नहीं ठीक हुआ है। यहाँ कब आई? कल आए। बड़ी संख्या में मरीज हैं। सुरक्षा कर्मी भीड़ बढ़ने के बाद इसी तरह से लोगों को समझा बुझा कर रखते हैं। डॉक्टर साहब का टाइम क्या है? टाइम तो 9 बजेगा। 9 बजेगा ना, टाइम तो ज्यादा हो रहा है। हमें इंतजार है कि डॉक्टर साहब कब यहाँ पर आएंगे। हाजिरी तो पहले सेकेंडरी चीज है, लेकिन प्राइमरी चीज मरीजों का इलाज करना है। जरा देखिए एक बार फिर आपको हम भीड़ दिखाते हैं कि हड़ताल की वजह से जो मरीज हैं उनको इलाज कहीं ना कहीं सही वक्त पर नहीं हो रहा है और बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज में हड़ताल है। सरकार मान नहीं रही है और जूनियर डॉक्टर झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मरीज इलाज करवाए तो फिर कैसे करवाए।
कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात सर्दी के सितम की, तो सासाराम में सर्दी का सितम लगातार जारी है और सर्दी की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहां ठंड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में सर्दी का सितम जारी है और सर्दी का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो जारी है। खासकर सुबह और सवेरे जो है वो परेशानी बढ़ जाती है और बच्चों और बुजुर्गों की समस्या अधिक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह सवेरे टहलने निकलते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए निकलते हैं, उन लोगों के सामने भी समस्या है। जी बताइए, किस तरह की समस्या झेलनी पड़ती है आप लोगों को? देखिए, एक तो ठंड का प्रकोप है, कुहासा ज़्यादा है और सासाराम में पॉल्यूशन लेवल जो है वो भारत के किसी भी शहर से कम नहीं है। और प्रशासन के द्वारा ठंड से बचाव के लिए, गरीब गुरबा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। कहीं किसी भी चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं है। गरीब के लिए कोई वस्त्र की व्यवस्था नहीं है। तो सुबह सवेरे समस्या ज़्यादा हो जाती है। रात को सबसे ज़्यादा है। रिक्शवान जो हैं रिक्शा चलाते हैं, टेम्पू वाले टेम्पू चलाते हैं। गरीब जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो भयानक व्यवस्था है। तो टेम्परेचर जो है खासकर रात में और सुबह में काफ़ी नीचे चली जाती है, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। आप लोग कैसे इससे निपटते हैं ठंड से? जो गरीब लोग हैं लोग तो खोजते हैं कहाँ आग जल रहा है, अलाव जल रहा है, लेकिन शहर में इस तरह की व्यवस्था है नहीं। जबकि आपदा प्रबंधन विभाग ने ऐसा का आवंटन कर दिया है, बावजूद इसके प्रशासन कहीं भी चौक चौराहे पर अलाव व्यवस्था नहीं की है। तो कहीं भी अलाव की जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है, जिससे जो गरीब गुरबा हैं, जो असहाय लोग हैं, उन लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। तो यह कह सकते हैं कि सासाराम में सर्दी का सितम जारी है। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। तो सासाराम की तस्वीर आपने देखी। अब राजधानी पटना में भी ठंड की वजह से सुबह 9 बजे तक ज्यादातर सड़कें जो हैं वो सूनी नजर आ रही हैं। लोग ठंड में जरूरी नहीं होने पर घरों से बाहर निकलने पर परहेज कर रहे हैं। पटना के बेली रोड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सूबे में ठंड से लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में राजधानी पटना में देख सकते हैं आप कि सुबह 9 बजे तक जो तस्वीर है कि अब तक जो ट्रैफिक है उस पर कोई दबाव नजर नहीं आ रहा है। अधिकतर लोग घरों में दुबके हुए हैं और जिन्हें जरूरत नहीं है वो बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं वो अपनी व्यवस्था करते हुए अलाव जला रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि देखिए सड़क किनारे बेली रोड के पास किस तरह से लोग ठंड से बचने में लगातार लगे हुए हैं और अलाव जलाकर किसी तरह शरीर को गर्म कर रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं। ये जिला प्रशासन की तरफ से मिला है? नहीं, हम लोग चुन चान के ला करके जला रहे हैं। अपना लाए? हाँ, अपना चुन चान के रोड पर बिगा हुआ था, वही ला करके हम लोग जला रहे हैं। और रात यहीं रहते हैं? हाँ, रात में यहीं हम लोग रह जाते हैं। हम लोग 5,000 6,000 कहाँ से 2 रुपया कमाने वाला आदमी 5,000 6,000 रुपया महीना कहाँ से किराया भरेंगे सर? तो इसीलिए हम लोग इसी पर जगह रह जाते हैं। तो पूरी तरह से ठंड बाकी है अभी? पूछ पचा हुआ है? हाँ, अभी तो पूरा ठंडा बाकी रहा है। बहुत मुश्किल है सर, यही सब जलाते हैं चुन चान के लाकर। बहुत ठंडा रोड पर रहते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ? सुरेश राय। बिल्कुल, अगर कहेंगे तो राजधानी पटना की बात करेंगे, अधिकतर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं रैन बसेरा में रात में जरूर रहते हैं, लेकिन सुबह काम पर जाने में इन्हें देर हो जाती है क्योंकि ठंड में हिम्मत नहीं होती है। नतीजा अलाव ही सहारा है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 24 घंटे में ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पटना की ही तस्वीर देखिए जहां पर युवा गांधी मैदान में पसीना बहाकर अपना भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। सुबह धूप खिलते ही ये युवा गांधी मैदान पहुंच जाते हैं और फिटनेस के जरिए करियर बनाने में जुट जाते हैं। गांधी मैदान में गुनगुनी धूप के बीच पसीना बहा रही ये युवतियां फिटनेस बनाने में जुटी हुई हैं। तो गांधी मैदान के इस विशाल अहाते में कोई बैडमिंटन पर अपने हाथ को आजमा रहा है, तो कोई क्रिकेट के बल्ले से चौके और छक्के जड़कर तेंदुलकर और धोनी बनने का सपना देख रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच गुनगुनी धूप खिलते ही पटना के ये उत्साही युवा फिटनेस के जरिए कैरियर बनाने का सपना लिए गांधी मैदान में पहुंच जाते हैं।
सुबह सुबह 5:30-6 बजे यहाँ आ जाते हैं हम लोग, और 2 घंटे काफ़ी सारा फिजिकल रहता है, रनिंग, एक्सरसाइजेज। ठंड तो रहती है, पर जॉब करने की अलग है। प्रैक्टिस हम लोग 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रही है। हाँ। उम्मीद लग रही है कि वैकेंसी निकलेगी? हाँ, उम्मीद लग रही है, निकल भी रही है वैकेंसी। उसी का तैयारी हो रहा है हम लोग का। ठंड की परवाह नहीं? नहीं, ठंड का परवाह नहीं है। गांधी मैदान में हर सुबह कुछ इसी तरह से पटना के युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। किसी के मन में देश सेवा का सपना पल रहा है, तो कोई फिटनेस के जरिए कैरियर संवारने की चाहत रखता है। जी, हमारी तैयारी तो जरूरी है ना, क्योंकि कुछ दिन के बाद हम लोग को टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं। अगर मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो 1 महीने की टाइम मिलेगा, और उसमें हम लोग लड़कियां हैं तो ज़्यादा कर नहीं पाते हैं पहले, तो इस वजह से हम लोग और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो वही अभी स्टार्ट कर दिए हैं। सुबह में हम लोग 5 बजे से पहले उठ जाते हैं। ठंड की मार से इन दिनों पटनावासी भले ही परेशान हो, लेकिन करियर के जुनून के आगे ठंड से कपकपाने का एहसास कहीं पीछे छूट जाता है। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त बड़ी खबर जमुई से आ रही है, जहां पर पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चंद्रदीप थाना के नोनी गांव की यह घटना है, जहां पर पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या की गई है। निरंजन सिंह को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। तो ये बड़ी खबर जमुई से, जहां पर चंद्रदीप थाना के नोनी गांव में घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों की तरफ से निरंजन सिंह को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। तो बड़ी खबर जमुई से देखिए, एक के बाद एक लगातार हत्या, लूट, छिनतई की घटनाएं कानून व्यवस्था के ऊपर ही सवाल खड़ा करती हैं। जमुई से ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर पूर्व मुखिया को गोली मारी गई है। हालांकि अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसके पीछे की वजह क्या है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या की गई है। तो चंद्रदीप थाना के नोनी गांव की यह घटना, जहां पर पूर्व मुखिया निरंजन सिंह को अज्ञात अपराधियों ने अपना निशाना बनाया, उन्हें गोली मारी गई है। नए साल से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश चले गए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी बिहार से बाहर हैं, जिसे लेकर अब बिहार में राजनीतिक बयानबाजी बेहद तेज हो गई है। कांग्रेस के युवराज देश से गायब है, आरजेडी के युवराज बिहार से गायब है, और लोजपा के चिराग का चुनाव के बाद से कोई अता पता नहीं। अब एनडीए के नेता सवाल पूछ रहे हैं, कहां है तेजस्वी यादव? चिराग की कोई खबर है क्या? जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को प्रवासी नेता बताते हुए कहा कि दोनों सिर्फ चुनावी फसल काटने आते हैं और फिर सैर सपाटे पर निकल पड़ते हैं। जबकि बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने दोनों को पार्ट टाइम नेता बता डाला। ये लोग जब चुनाव आता है, ये लोग प्रवासी लोग हैं, जितने भी राजकुमार लोग हैं, इनका पिता का जो फसल रोपता है ना खेत में, तो फसल काटने के समय लोग आते हैं। ये लोग आते हैं चुनाव में और फिर बाहर निकल जाते हैं ऐश मौज करने के लिए। आप देखें, राहुल गांधी की राह पर जो नेता निकल पड़े हैं, तेजस्वी यादव जैसे, ये लोग लग्जरी समझते हैं पॉलिटिक्स को। इनका पॉलिटिकल कोई कमिटमेंट है नहीं, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। एनडीए नेताओं के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार किया। तेजस्वी जी की 25 तक अलग जगह के गए किसान का, वहीं थे, कोई जवाब नहीं है। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती व्यवस्था के बारे में, अवस्थिति के बारे में सत्ता प्रतिष्ठान से कोई सवाल नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव इतने एक्टिव थे जैसे कल ही वो बिहार की तकदीर बदल देंगे। बिहार में इंडस्ट्रीज का जाल बिछा देंगे और एक दिन में 10 लाख युवाओं को नौकरी देकर बिहार को बेरोजगार मुक्त बना देंगे। लेकिन चुनाव खत्म, बात हजम। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इतनी बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र किया जैसे कि वो बिहार को फर्स्ट बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन चुनाव के बाद से चिराग पासवान बिहार से गायब हैं और अब तेजस्वी भी निकल लिए। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा।
लोकसभा चुनाव के बाद भी तेजस्वी यादव ऐसे ही गायब हुए थे। सवाल है कि क्या सच में राजनीति के इन युवराजों के लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।